हेलो दोस्तों। आज की कहानी है केनेथ एंडरसन की टगारती का बाग। यदि आप मैसूर राज्य के सिमोगा जिले की यात्रा करते हैं तो यहाँ आप सदाबहार जंगलों को देखोगे। बड़े बड़े पेड़ जिनकी चोटियाँ ऊंचे आकाश तक पहुँचती है। घना जंगल हर जगह दिखाई देता है। इन जंगलों में घूमना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये बहुत घने हुए हैं और इनमें रास्ते नहीं हैं। ऊंचे ऊंचे पेड़ के नीचे नमी और अंधेरा रहता है। झिंगूर की चहचहाट और मेंढक की टरटराहट की आवाज़ हमेशा सुनाई देती है, जो कि बहुत ज़्यादा है। इन जंगलों में हमेशा अपने साथ नमक रखें या थोड़ा तंबाकू का रस लगाएं। ऐसा करने से जोंक नहीं चिपकती। ये जंगल किंग कोबरा का घर है। कोबरा विशाल सांप 15 फीट से भी ज़्यादा लंबाई तक पाए जाते हैं। अपनी लंबाई के बावजूद इनकी स्पीड बहुत तेज होती है और ये अन्य सांपों को खाते हैं। आक्रामक होते हैं और कहा जाता है कि वह देखते ही हमला कर देते हैं। इस जिले में शिरावती नदी बहती है जिसका पानी 950 फीट का जोगफाल बनाता है। टगारती गांव एक छोटे शहर सागर से 11 मील दूर है। भारी बारिश और उपजाऊ मिट्टी के कारण इस एरिया में अच्छी खेती होती है। घास भी अच्छी उगती है जिसकी वजह से यहाँ के लोग बहुत पशु रखते हैं। फरवरी 1939 में टगारती के जंगलों में एक दिन में 8 पशु मारे गए। यह 8 अलग अलग बाघों के होने का संकेत था। बाघों की संख्या के कारण तेंदुए दुर्लभ होते हैं। एक या दो गांवों के आसपास अपना गुजारा करते हैं और कुत्ते और बकरियों को मारते हैं क्योंकि बाघ अपने छोटे चचेरे भाई तेंदुए को बर्दाश्त नहीं करता और अगर तेंदुआ बाघ के पास आ जाए तो बिना किसी हिचकिचाहट के उसे मार डालता है और कभी कभी खा भी लेता है। टगारती के आसपास हिरणों को छोड़कर शिकार काफ़ी कम है, इसलिए इस क्षेत्र के बाघ ज़्यादातर पालतू पशुओं को मारते हैं। ऐसे ही एक बाघ को श्यामराव बापट ने अपने बगीचे में मारा था। श्यामराव उस समय केवल 22 साल के थे, लेकिन उन्होंने अपने घर के आसपास की जमीनों को कुशलता और सच्चे किसान की तरह मैनेज किया था। नीचे के खेतों में चावल जबकि ऊपर के खेतों में रागी की फसल उगाई जाती थी। उनके पास सुपारी और नारियल का बगीचा भी था। इसके अलावा श्यामराव के पास मवेशी भी थे। वे एक अमीर जमींदार थे। कुछ दिन बाद एक बाघ ने श्यामराव के मवेशियों को एक एक करके मारना शुरू कर दिया। उनके पास केवल एक स्मूथ बोर बंदूक थी और कुछ नहीं। बाघ को मारने के लिए वो कई बार किल के ऊपर बैठे, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। यह अनुमान लगाया जाने लगा कि इस बाघ पर शायद पहले गोली चलाई गई थी और इसलिए वह अपने किल पर नहीं लौटता था। धीरे धीरे बाघ और भी साहसी हो गया। एक अंधेरी रात में उसने श्यामराव के बगीचे की दीवार को लांघा और पशुशाला के दरवाजे पर लगे मजबूत बांसों के पर्दों को हटाने की कोशिश की। श्यामराव अपने पशुओं की आवाज़ से जाग गए थे। फिर उन्होंने खरोचने की आवाज़ सुनी और बाहर जाकर देखा कि बाघ छलांग लगाकर भाग रहा था। अगली रात श्यामराव अपने पेट के बल लेटे दरवाजे से 6 फीट की ऊंचाई पर 10 बजे बाघ आया और दरवाज़ा खरोचने लगा। श्यामराव ने अपनी बंदूक से 2 गोलियां चलाई और बाघ लगभग बिना आवाज़ किए गिर पड़ा। दूसरी कहानी पर आते हैं। सुबह 11:30 बजे थे और सूरज चमकदार रोशनी बिखेर रहा था छोटे डाक बंगले पर, जो टगारती से करीब 2.5 मील दूर था। मेरी पत्नी लंच तैयार कर रही थी। तभी जंगल से एक काकड़ ने कॉल की और बार बार दोहराने लगा। रबर के जूते पहनकर और राइफल लेकर मैं जंगल में गया। हिरन अभी भी कॉल कर रहा था और मैं जितनी तेजी से संभव था कम से कम आवाज़ करते हुए आगे बढ़ा। एक खुली जगह पर पहुंचा। छोटा काकर मेरी ओर पीठ करके खड़ा था और रुक रुक कर कॉल कर रहा था। यहाँ कुछ टीक के पेड़ थे और उनकी सूखी पत्तियां चारों तरफ फैली हुई थी। मैं जानता था कि यदि उन्हें पार करने की कोशिश की तो आवाज़ होगी, इसलिए मैं किनारे पर खड़े एक पेड़ के पीछे छिपा था और देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। फिर थोड़ी दूर पर कुछ हिला। मैंने अपनी आंखें उस जगह पर केंद्रित की और अचानक वहां मैंने एक बाघ देखा, लापरवाही से अपनी पीठ के बल लेटा हुआ, चारों पैर हवा में। निश्चित ही वह गहरी नींद में था। नींद में बाघ को मारना सही नहीं होता और वह कोई नुकसान भी नहीं कर रहा था।
इसलिए मैं उसे नुकसान पहुंचाने के मूड में नहीं था। मैंने अपनी राइफल पेड़ से टिका दी और खुद भी बैठ गया। पूरे 20 मिनट तक उस बाघ को उसकी गहरी नींद में देखता रहा। फिर डाक बंगले से मेरी पत्नी की आवाज़ आई। वो मुझे लंच के लिए बुला रही थी, लेकिन बाघ ने भी यह आवाज़ सुनी और उठ बैठा। चुपचाप बाघ बाहर निकला। बाघ ने मुझे देखा, वह अपने पैरों पर उछला, आश्चर्य से एक इंसान को देखते हुए जो इतने करीब कैसे आ गया था। फिर एक आलसी गरज के साथ वह आराम से दूर जाने लगा। मैंने उसे शांतिपूर्वक जाने दिया। एक अन्य अवसर पर मैंने एक बैलगाड़ी किराए पर ली थी और उसमें मैं और मेरी पत्नी रात में बाहर घूमने निकले थे। हम 1 मील दूर आ चुके थे और बैलगाड़ी एक छोटी धारा को पार कर रही थी जब टॉर्च की रोशनी 2 आंखों पर पड़ी। गाड़ी रोककर हम उतरे। मेरी पत्नी टॉर्च लेकर आगे चल रही थी, मैं राइफल लेकर पीछे। आंखें गायब हो गई थी, इसलिए हम एक पैदल पगडंडी पर चलने लगे, जो जल्दी आंखें एक बार फिर दिखाई दी। सौभाग्य से वहाँ अंडरग्रोथ कम थी और हम सीधे आंखें की ओर बढ़े। कुछ कदम और आगे बढ़े कि एक बाघ बाहर निकला। उसने हमें देखा और फिर उस जगह की ओर देखा जहां से वह अभी निकला था। इस अजीब व्यवहार का रहस्य जल्दी सुलझ गया, क्योंकि 2 शावक बाहर निकले और अपनी माँ के पास खेलते हुए आए। बाघिन हमें कुछ क्षण फिर दिखी और फिर जंगल में चली गई। पीछे पीछे शावक भी, और तीनों जंगल में खो गए। मेरी पत्नी ने अपनी टॉर्च उस दिशा में ही रखी जिधर से वो गए थे, डर से कि बाघिन हमारी घुसपैठ से नाराज होकर हमला ना कर दे। फिर हम दोनों ने एक गरज सुनी। टॉर्च की रोशनी को आवाज़ की ओर मोड़ा तो हमें बहुत आश्चर्य हुआ। एक और बाघ। इस बार एक बड़ा मेल टाइगर सामने खड़ा था। यह साफ तौर पर एक परिवार था जो स्ट्रीम से प्यास बुझाकर लौट रहा था। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है कि एक मेल टाइगर इतने बड़े बच्चों वाली बाघिन के साथ रहे। सामान्यतः वह अपने बच्चों को अपने मेल साथी के पास नहीं ले जाती है जब तक कि वे काफ़ी बड़े ना हो जाए। हालात काफ़ी तनावपूर्ण थे, क्योंकि दोनों में से कोई भी बाघ हम पर हमला कर सकता था। मेरी पत्नी ने बहुत अधिक धैर्य का परिचय दिया और बाघ हल्की आवाज़ में गरजते हुए अपने परिवार के पीछे जंगल में चला गया। तभी एक और घटना हुई। एक गाड़ीवान ने बाघिन की म्याऊं सुनी और फिर उसके साथ ही मेल टाइगर की गरज। शायद बैलों ने बाघों को देख लिया था। वे अचानक गाड़ी सहित स्ट्रीम की ओर भागे। वहाँ रेत और पानी में उनकी गाड़ी फंस गई। तभी गाड़ीवान की चीखें सुनकर हमें लगा कि उन पर या उनके बैलों पर हमला हुआ है। हम दौड़कर उस जगह पर पहुंचे तो पता चला कि सब ठीक है। कुछ समय के लिए मेरे मित्र डॉक्टर स्टैनली को टगारती में पोस्टिंग दी गई, मलेरिया की लहर को रोकने के लिए। डॉक्टर शिकार के शौकीन थे और अपनी सेवा के दौरान काफ़ी कुछ बाघ मार चुके थे। एक रात उन्हें बेलंदूर नामक बस्ती से एक प्रस्ताव का कॉल आया। अपने पेशे के प्रति सच्चे, वे दवाइयों की थैली, इंजेक्शन और पट्टियों के साथ बैलगाड़ी से रवाना हुए। अपनी स्मूथ बोर बंदूक और टॉर्च भी साथ ले ली। एक ऐसी घाटी से गुजर रहे थे, तभी बाघ रास्ते से कूदा और सड़क किनारे बैठकर गुजरती गाड़ियों को देखने लगा। स्टैनली ने गोली चलाई। वह जोरदार गरज के साथ गायब हो गया। शांतिपूर्वक वे आगे बढ़ गए, माँ का इलाज किया और बाकी रात मरीज के साथ बिताई। अगली सुबह रात वाली जगह पर पहुंचकर उन्होंने खून की बूंदों का पीछा किया। स्टैनली और लड़का जो उनका परिचित था काफ़ी दूर जा चुके थे जब अचानक उन्हें बाघ लेटा हुआ मिला। वह मरा हुआ लग रहा था। उसे कंफर्म करने के लिए जैसे ही वह आगे बढ़े, बाघ अचानक जीवित हो उठा, घूमा और उन पर झपटा। जैसे ही वह कूदा, स्टैनली ने अपनी गोली चलाई बाघ के मुंह में, लेकिन बाघ उनके ऊपर कूद चुका था। बाघ ने स्टैनली को गिरा दिया था और खोपड़ी के पीछे पंजा मारा। लड़का चीखता हुआ भागा, जिससे निसंदेही स्टैनली की जान बची, क्योंकि बाघ उन्हें छोड़कर लड़के का पीछा करने लगा और उस पर कूद पड़ा। स्टैनली किसी तरह पैरों पर खड़े हुए और बंदूक रिलोड करने की कोशिश की, तभी अप्रत्याशित रूप से बाघ लड़के को छोड़कर जंगल में भाग गया। लड़का पीठ और बगल से बुरी तरह घायल हो गया था।
और उसके घावों से निकलता खून बुलबुले बना रहा था। इसके अलावा 3 पसलियां भी टूट गई थी। अपनी फटी शर्ट से स्टैनली ने लड़के के घावों को बांधा और उसे बैलगाड़ी तक ले गए। सागर शहर 17 मील दूर था। डॉक्टर खुद खराब हालत में थे। सागर से वे सिमोगा गए ट्रेन से, जो करीब 45 मील दूर था। वहाँ जिला अस्पताल था। दोनों लंबे इलाज के बाद ठीक हो गए। स्टैनली को अपने उच्च अधिकारियों से कड़ी फटकार मिली, जिन्होंने उन्हें याद दिलाया कि उन्हें टगारती में एक डॉक्टर के रूप में तैनात किया गया था, ना कि बाघ मारने के लिए। स्टैनली निसंदेह इस कारण से बचे थे कि बाघ गंभीर रूप से घायल था। स्टैनली की अंतिम गोली ने बाघ का निचला जबड़ा तोड़ दिया था, क्योंकि लड़के पर उसने केवल ऊपरी दांत का उपयोग किया था। यदि निचला जबड़ा काम करने लायक होता तो कोई निसंदेह नहीं था कि लड़का नहीं बच पाता। कई गांव वालों ने घायल बाघ को 1 सप्ताह तक रात दिन पीड़ा में घुर्राते हुए सुना, और संभावना है कि वह मर गया। वैसे बाघ की डेड बॉडी कभी नहीं मिली। स्टैनली ने मुझे टगारती की 2 अन्य घटनाएं भी बताई। एक बार वह किल के ऊपर मचान पर बैठे हुए थे, शाम के करीब। एक बड़ा सांप उस पेड़ पर चढ़ गया। उन्होंने सांप को किसी तरह नीचे उतारा, लेकिन घना अंधेरा होता ही उन्हें लगा कि सांप वापस आ सकता है। इससे वह बहुत डर गए और गांव लौट आए। एक अन्य अवसर पर वे किल के ऊपर बैठे हुए थे। तभी बाघ ने उन्हें देख लिया और पूरी रात पेड़ के चारों ओर चक्कर लगाते रहा और लगातार घुर्राता रहा। इससे वे बहुत परेशान हो गए। बूंदाबांदी भी शुरू हो गई थी, लेकिन डॉक्टर ने बुद्धिमानी से अंधेरे में अकेले लौटने का जोखिम नहीं उठाया। टगारती के आसपास के कुछ घने जंगलों में घूमते हुए मैं खुद एक बड़ी बाघिन से लगभग टकरा गया था, जो मरी पड़ी थी। उसके चेहरे और छाती में 23 स्याही के कांटे गड़े हुए थे। बाघिन अत्यधिक दुबली पतली हालत में थी। कुछ फीट दूर एक तेंदुए का आधा खाया शव था। साफ था कि बाघिन एक स्याही को भोजन बनाने की कोशिश कर रही थी, जिससे उसे चेहरे में कांटे गड़ गए थे। अंधी और भूखी बाघिन भोजन की तलाश में भटक रही होगी जब उसने तेंदुए पर हमला किया था और उसे मार डाला। जब मौत ने उसे अपने आगोश में लिया, किसी आघात कारण से या शायद तेंदुआ द्वारा लगाई गई चोटों से। बेलंदूर बस्ती में एक रहस्यमय व्यक्ति रहता था, जिसका नाम बुधिया था। स्थानीय लोग उसे जादू टोना और काला जादू की शक्ति वाला समझते थे। कहा जाता था कि वह लोगों को जादू से मार डालता था। वह मेरा अच्छा दोस्त था। एक रात हम बैठे हुए वार्तालाप कर रहे थे जब उसने मुझे 4 इंच वाली चोटी का एक घेरा भेंट किया, जो जंगल में उगने वाले रहस्यमय पौधे से बनता है। उसने मुझे कहा कि जब मैं शिकार पे जाऊं तो हमेशा उसे अपने साथ रखूं, तो सूरज डूबने के बाद घेरे को 3 बार बंदूक की नली के ऊपर नीचे करूं। उसने गारंटी दी कि ऐसा करने से मैं 24 घंटों में शिकार को मार दूंगा। वो घेरा अभी भी मेरे पास है और मुझे शर्मिंदगी से कबूल करना पड़ेगा, मैंने इसका इस्तेमाल भी किया है, एक नहीं कई बार। इसे चाहे संयोग का हो या भाग्य, लेकिन यह हर बार कामयाब साबित हुआ। अफसोस, बुधिया अब नहीं रहा। मलेरिया से उसकी मौत हो गई। जादू की शक्तियां भी उसे नहीं बचा सकी। अब आपको गोजा के बाग की कहानी सुनाता हूँ। गोजा एक और छोटी बस्ती है जो टगारती से 6 मील दूर और कराबंटी के बाघ अभयारण्य के पास स्थित है, जिसे मैसूर के महाराजा ने अपनी खुद की शूटिंग के लिए बना रखा है। लेकिन बाघ किसी सीमा को नहीं मानते। करादी बेट्टा अभयारण्य में कोई पशु नहीं है और बाघों को पशु खाना बहुत पसंद है। इस अभयारण्य के ठीक 12 सैकड़ों पशु हैं, इसलिए अभयारण्य के बाहर बाघ अंदर से अधिक है। लगभग 1938 में एक बाघ अभयारण्य से बाहर निकला। वह अमली गोला के आसपास पशुओं को मारता और फिर अभयारण्य में वापस चला जाता, जहां वह सुरक्षित था। इस तरह वह मोटा होता गया। सारे एरिया में यह बाघ कुख्यात हो गया। फिर वही हुआ जो अक्सर इंसानों के केस में भी होता है। लगातार सफलता से साहस बढ़ता जाता है और अंत में यह लापरवाही और आत्मविश्वास में बदल जाता है, जो बाघ और मनुष्य दोनों के लिए ही खतरनाक साबित होता है। हमारा ये बाघ अभी अंतिम चरण तक नहीं पहुंचा था, हालांकि उसी रास्ते पर था, क्योंकि वह कराबंटी के सुरक्षित जंगलों से दूर भटकता था। इस तरह वह गोजा पहुंचा,
जहाँ उसने बस्ती से करीब 1 मील दूर नाले के किनारे पर अपना अड्डा बना लिया। यहाँ से वह पशुओं पर हमला करता, हर हफ्ते कम से कम 2 पशु मार देता। इस हत्यारे के बारे में मुझे पत्र में सूचना दी गई, लेकिन मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बाघों को जीने के लिए खाना तो पड़ता ही है, और यह बाघ इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। समय बीतने के बाद उसका साहस और बढ़ गया, और रिपोर्टों के से पता चला कि वह अपना शिकार नहीं छोड़ता था। जोरदार दहाड़ मारता और जब चरवाहे उसे भगाने की कोशिश करते उन पर ही हमला करता। हालांकि अब तक उसने किसी को चोट नहीं पहुंचाई थी, लेकिन मैं जानता था कि देर सवेर वह एक आदमखोर बन जाएगा। इसलिए एक सुबह 9:30 बजे मैं टगारती के लिए निकल गया। पुराने दोस्तों ने मेरा स्वागत किया। मैंने बाघ की जानकारियां जुटाई। गोजा में यह साहसी बाघ विशेष कुख्याति प्राप्त कर चुका था। भोजन के बाद मैं कार से गोजा के लिए रवाना हुआ। रास्ते बहुत खराब थे। हम शाम 6 बजे तक पहुंच पाए। मेरा तंबू करीब 3 फरलांग दूर एक छोटे नाले पर लगाया गया। यहाँ से बाघ का अड्डा 1 मील आगे था। मुझे बताया गया कि बाघ ने 2 दिन पहले एक पशु को मारा है और कुछ नहीं हुआ था। अगली हत्या आने वाले 48 घंटों में निश्चित थी। अगले दिन दोपहर को खबर आई कि बाघ ने अभी अभी एक शिकार किया है। जल्दी जल्दी मैं जगह पर पहुंचा। बाघ ने एक गाय पर एक खुले मैदान के बीच में हमला किया था। नाले की रेत पर बाघ के पंजों के निशान थे। गाय बचने की कोशिश में थोड़ी दूर दौड़ी थी, लेकिन पकड़ ली गई और मारी गई। बाघ ने गाय को अपनी पीठ पर उठाया और घाटी में लौटाया था, क्योंकि ड्रग्स करने के कोई मार्क्स नहीं थे। हालांकि बाघ के पगमार्क काफ़ी गहरे थे। मैंने सावधानी से पगमार्क का पीछा किया। शायद उसकी छठी इंद्री उसे बता रही थी कि यहाँ एक शिकारी है। उसने मेरी मौजूदगी महसूस कर ली थी। हल्की आवाज़ में वह गरजा और चुपके से दूर चला गया। पास में एक अच्छा पेड़ था। मैंने चारपाई मचान उस पर बनवाई और 4 बजे तक मचान पर बैठ गया। बाघ 8 बजे आया, सीधे मेरे मचान वाले पेड़ के पास खड़ा हो गया और वह खुद को चाटने लगा, अपनी खुरदुरी जीभ को चमकदार फर पर फेरते हुए। वह फिर पिछले पंजों पर खड़ा हुआ और पैरों के पंजों से पेड़ को रगड़ने लगा। ऐसा करते हुए उसने मचान को देख लिया। एक हल्की गरज और वह चला गया। फिर उस रात लौटा नहीं। अगले दिन कुछ नहीं हुआ। इसलिए दोपहर में मैंने नाले के पास लटके हुए एक पेड़ पर मचान बनवाई। 3 बजे मैं मचान पर बैठ गया। 5:30 बजे मुझे खींचने की आवाज़ सुनाई दी। एक बाघ एक गाय को खींच रहा था। वह करीब 80 गज दूर था। उसकी गर्दन पर निशान साधकर मैंने गोली चलाई, लेकिन बाघ थोड़ा आगे सरक गया। गोली गर्दन से काफ़ी पीछे लगी। उसने गरज के साथ प्रतिक्रिया की और नाले की तरफ छलांग लगाकर चला गया। मैं पेड़ से उतरा, गाय को खोल दिया और गांव वापस लौट आया। सोचा कि अगली सुबह उसे ढूंढकर मार दूंगा, लेकिन मैं गलत था। भोर में मैं कल वाली जगह पर वापस पहुंचा, 2 लोगों के साथ। हमने नाले के तल में खून के निशान फॉलो करने शुरू किए। हम हर सावधानी बरत रहे थे। जल्दी पता चला कि बाघ चलता ही रहा था, क्योंकि उसने बैठने को कोई सबूत ही नहीं दिया। लगभग 2 मील बाद वह पहली बार रुका था। फिर वह उठा और चल गया। मैंने अनुमान लगाया कि वह अमली गोला की तरफ बाघ अभयारण्य में जा रहा है। अगर एक बार वह वहां पहुंच गया तो हमें उसे ट्रैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभयारण्य में बंदूक ले जाना सख्त मना था। घाव के बावजूद ऐसा लग रहा था कि वह अभयारण्य तक पहुंच जाएगा। आगे बढ़ते हुए हमें 2 जगह और मिली जहां उसने आराम किया था। पहली जगह पर काफ़ी खून था, लेकिन दूसरी पर बहुत कम खून था, और उसके बाद खून के निशान बहुत फीके होते जा रहे थे। मतलब खून का बहाव रुक रहा था। हम जल्दी अमीली गोला के परिसर में थे और मुझे पता था कि बाघ अब अरण्य से केवल 1 मील दूर था। यहाँ भाग्य ने हमारा साथ दिया। यहाँ एक नाला था जिसकी रेत पर बाघ के पगमार्क्स मिले, जिससे पता चल रहा था कि वह अब अभयारण्य की ओर न जाकर पानी की तलाश में ऊपर की ओर गया था। हमने पीछा किया और वहां पहुंचे जहां उसने पानी पिया था और फिर काफ़ी समय तक लेटा था, क्योंकि इस जगह से निकलने वाले पगमार्क्स ताजे थे और लगभग 1 घंटा पहले ही बने थे। हम 1 फरलांग आगे बढ़े। अब बाघ हमारे काफ़ी करीब हो सकता था, इसलिए मैंने एक ट्रिक आजमाने का फैसला किया।
अपने दो साथियों को एक पेड़ पर चढ़ने का इशारा करके मैं नाले के किनारे पर चढ़ा और दोगुनी तेजी से आगे से घूम के आया। मुझे उम्मीद थी कि बाघ अब पीछे होगा। ऐसा सोचकर मैं पीछे की ओर चला, लेकिन शायद बाघ ने मुझे सुन या देख लिया था। अचानक बाघ अभयारण्य की ओर भागा। मैंने उसके खून की बूंदों को फॉलो किया। वह एक घनी झाड़ियों में घुस गया था। एक पेड़ के पीछे रुककर मैं इंतजार करने लगा, लेकिन वह नहीं निकला। मैं दुविधा में था कि आगे क्या करूं। अचानक बाघ हिला। मैंने देखा कि मेरे सामने घास लहरा रही थी। हालांकि बाघ नहीं दिखा, शायद चुपके से दूर जा रहा था। मैं भी पेड़ के पीछे से निकलकर आगे बढ़ा। आखिरकार वो मुझे दिखाई दिया। मैंने उसकी बगल पर गोली चलाई, गरज के साथ उसमें हमला किया, लेकिन 5 कदमों के अंदर उसका साहस टूट गया और वो घूमकर उसी झाड़ी में घुस गया। मैंने सीटी बजाई, आदमियों को बुलाया। जब वे मेरे पास आए, मैंने उन्हें स्थिति समझाई और उन्हें पड़ोसी पेड़ पर चढ़कर बाघ को ढूंढने को कहा। आदमी पेड़ों पर चढ़ गए, लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखा। मैं नाले पर लौट आया। घायल बाघ का पीछा करने के मूल सिद्धांतों में से एक है कि नालों को कभी अकेले पार न करें। चूंकि मैं निराश था दिन भर इस घायल बाघ का पीछा करने के बाद, और मुझे डर था कि कहीं वह अभयारण्य में जाकर न मर जाए, इसलिए लंबी सांस लेकर मैंने उस नाले को पार किया। बाघ ने इसे अभी पार नहीं किया था और वह अभी भी उसी झाड़ी में था। अब उसे बाहर निकालना समस्या थी। आदमियों को बुलाकर हमने रणनीति बनाई। नाले पर लौटकर मैंने अपनी शर्ट उतारी और इसमें पत्थर भर लिए। फिर वहां आए जहां मैंने अंतिम बार बाघ पर गोली चलाई थी। हमने झाड़ियों में हर दिशा में पत्थर मारना शुरू किया। जल्दी ही हमें दाहिने ओर से गरज की आवाज आई, करीब 30 गज दूर। बाघ गंभीर रूप से घायल था और हिल नहीं सकता था, क्योंकि वह हम पर नहीं झपटा, बल्कि उसके पास गिरने वाले हर पत्थर का जवाब गरज की आवाज से देता रहा। आदमियों को रुक रुक कर पत्थर मारने का निर्देश देकर मैंने बड़ा सा चक्कर लगाया और नाले की दिशा से झाड़ियों में घुसना शुरू किया। बाघ की गरज साफ सुनाई दे रही थी। मैं आगे बढ़ता रहा, क्योंकि मुझे पता था कि उसका दूसरी तरफ ध्यान है। लेकिन जैसे ही मैं करीब पहुंचा, उसने मुझे सुन लिया, क्योंकि उसकी गरज रुक गई। मुझे पता था कि मुझे अत्यधिक सावधान रहना होगा, क्योंकि वह अब किसी भी क्षण मुझ पर हमला कर सकता था। मैं रुका, सुनने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैंने हर दिशा में देखा, लेकिन कोई हलचल नहीं सुन सका। फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा। 2 झाड़ियों के बीच घायल बाघ पेट के बल बैठा हुआ, मेरे ऊपर छलांग के लिए एकदम तैयार। हमारी नजरें मिली। वह गर्जा और छलांग लगा दी। साथ ही मैंने 2 गोलियां एक के बाद एक दागी। भारी शरीर मेरे सामने आकर गिरा। मैंने एक और गोली उसके दिल में मार दी। गोजा को परेशान करने वाला बाघ अभयारण्य तक पहुंचने में असफल रहा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।